बच्चों, आज हम क्लास 12 में फिजिक्स में लाइट वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं और इसमें एकल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। मतलब एक गोलीय पृष्ठ रहेगा, पारदर्शी पदार्थ का बना रहेगा कांच का जैसे, उस पर प्रकाश किरण आपतित होगी और अपवर्तित होगी, उस पृष्ठ के अंदर चली जाएगी, अपवर्तन होगा। तो इससे फार्मूला बनेगा n बटे बी माइनस 1 बटे यू बराबर n माइनस 1 बटे आर। n क्या है? पहले माध्यम से दूसरा माध्यम जो गोलीय पृष्ठ वाला माध्यम है उसमें प्रकाश किरण जाएगी, तो इस माध्यम के सापेक्ष गोलीय पृष्ठ वाला जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक, पहला माध्यम विरल है, दूसरा सघन है, हवा नहीं, निर्वात नहीं है, कोई माध्यम है पहला और ये पृष्ठ का माध्यम है दूसरा। तो पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। ठीक, तो इसमें क्या होना है? b क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होती है? वस्तु की दूरी। r क्या है? इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। n क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहां n जो है पहले माध्यम के सापेक्ष या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, लेकिन इन दोनों माध्यमों के अपने निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हैं। पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है। निरपेक्ष मतलब निर्वात से जब इस माध्यम में प्रकाश किरण आती है तो कितना अपवर्तनांक बनता है, या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो n2 है उसके लिए भी यही बात लागू होती है कि निर्वात से जब इस कांच वाले माध्यम में प्रकाश किरण आती है तो अपवर्तनांक कितना बनता है। तो n1 निर्वात के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, n2 निर्वात के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। यहां इन्हीं दोनों माध्यमों के बीच अपवर्तनांक n हो गया, अर्थात n1 और n2 से हम n मालूम किए हैं। एक बात ये हो गई। अब चित्र में देखो थोड़ा सा, ये OP मुख्य अक्ष है, O वस्तु है, तो O से प्रकाश किरण चली कहां? आपतित होकर गोलीय पृष्ठ A पर आपतित हुई, ये आपतन बिंदु है। हमने बताया है पहले भी, दर्पण में या इस पृष्ठ में आपतित किरण आपतन बिंदु पर जब पहुंच जाती है, खींच देते हो, तो दूसरे नंबर पर अभिलंब खींचेंगे, चाहे दर्पण में, चाहे लेंस में, चाहे एकल गोलीय पृष्ठ में। तो इसका अभिलंब क्या होता है? क्योंकि गोलीय है, गोलीय दर्पण, गोलीय पृष्ठों में जो त्रिज्या होती है वही अभिलंब होती है। तो यहां C वक्रता केंद्र है, यहां से एक त्रिज्या A के लिए खींची गई CA और आगे उसको बढ़ा दिया गया n तक। तो यहां अभिलंब हो गया CN। गोलीय पृष्ठों में त्रिज्या ही अभिलंब होती है प्रत्येक बिंदु पर, तो आपतन बिंदु पर यह त्रिज्या खींची गई, ये हो गई अभिलंब और यहां आगे बढ़ा दिया गया। अब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, तो इसका पुराना मार्ग तो ये डॉट डॉट दिखाया गया कैसे जाती, लेकिन ये अपवर्तित हुई, सघन माध्यम में गई है, तो ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकी, तो AM ये अपवर्तित किरण हुई, AM। ठीक, अपवर्तित किरण हुई, अभिलंब की ओर झुक गई। यहां बन गया क्या? अपवर्तन कोण, ये पतला सा जो R के लिए लिखा गया है, और इधर क्या है? आपतित किरण OA और अभिलंब CA के बीच का कोण ये I, आपतन कोण है। ठीक, अब ये अपवर्तित किरण जो आगे गई है, आगे तो कहीं किसी को काटेगी नहीं, पीछे इसको आभासी रूप से यहां मिलाया गया, तो आकर के I बिंदु पर यहां काट दी, यही I इसका आभासी प्रतिबिंब हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये चित्र हुआ। अब चित्र में देखो ध्यान से, जो आपतन बिंदु है वहां से एक लंब गिराया गया अक्ष पर। ठीक, अक्ष पर AZ ये लंब हो गया। यहां आपतित किरण अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, अपवर्तित किरण जो पीछे मिलाई गई है वो बीटा कोण बनाती है अक्ष के साथ, और ये अभिलंब अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है।
ये एक त्रिभुज देखो बड़ा पहचान लो, ओ ए जेड, अल्फा कोण बना। यह त्रिभुज आई ए जेड, बीटा कोण बना। सी ए जेड, ये गामा कोण बना। तो इन तीनों त्रिभुजों में ये अक्ष के साथ बने कोण हैं। इन कोणों को हम इसलिए पहचानवा रहे हैं कि अभी स्नेल का नियम लगाया जाएगा और आई कोण का मान अल्फा बीटा गामा के पदों में, आर का मान अल्फा बीटा गामा के पदों में निकाला जाएगा। तो ये अल्फा बीटा गामा कोण बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं के द्वारा काम आगे बढ़ जाएगा। एक चीज और बताना है, अपवर्तन कोण तो यहां बना है, ये दिखाया गया है एन ए एम, लेकिन वो कोण बाहर की ओर है। किसी त्रिभुज में इस कोण का उपयोग नहीं हम कर पा रहे हैं, तो इसका सम्मुख कोण, यहां सम्मुख माने सामने का, तो लंब ये आया है सीएन और ये क्या आई है यम, पीछे डॉट डॉट मिलाया गया तो ये आई। तो यहां कोण आर बना, ये इसके बराबर ये कोण आर बना। तो जहां अपवर्तन कोण आर का प्रयोग ये करेंगे उसके बराबर कोण ये आर आ गया अंदर की तरफ, और ये त्रिभुजों में प्रयोग हो जाएगा। इन दोनों तीनों त्रिभुजों में जो हमने पहचान करवाई और गणना में तब ये शामिल हो जाएगा। वहां अगर देखते रहेंगे अपवर्तन कोण तो वो गणना में शामिल नहीं होगा। ठीक, अब फिर और परिचय देखो। पी ध्रुव है गोलीय पृष्ठ का, ओ वक्रता केंद्र है, ओ पर वस्तु भी है, दोनों बिंदु एक ही मान के चलो। यहां अब दूरियां जो बी यू आर हैं, तो ओ वस्तु है, ओ से ध्रुव के बीच की दूरी पूरी यू हुई, वस्तु की दूरी, यू वस्तु की दूरी, ओ वस्तु है, तो ये यू से देखो दिखाया गया। प्रतिबिंब यहां बना वस्तु और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं, तो ये आई पी दूरी ये बी हो गई प्रतिबिंब की दूरी, और सी पी ये क्या है वक्रता त्रिज्या आर है। तो हम जो सूत्र बनाएंगे स्नेल के नियम से शुरू करेंगे, सुन लो। फिर आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण का मान अल्फा बीटा गामा के पदों में निकालेंगे। यहां त्रिभुजों में ये संबंधित हैं एक दूसरे से बहिष्कोण के द्वारा, तो अल्फा बीटा गामा के पदों में कोण आ जाएंगे। फिर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा जब आ गए तो त्रिभुजों में टैन थीटा का जैसे प्रयोग होता है लंब बटे आधार, ये लंब ए जेड आ जाएगा प्रयोग में, आधार में ओपी आएगा, कभी कभी आई पी आएगा, कभी सीपी आएगा। इस तरीके से यू बी आर हमारे प्रयोग में आ जाएंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज और बची है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये होगा n2 बटे n1। अब कहो n2 बटे n1 क्यों आ गया, कैसे आया? तीन माध्यमों जो क्रम से समांतर हों उसमें अपवर्तनांक के सूत्रों में, अपवर्तनांक के मानों में संबंध स्थापित किया था पिछले वीडियो में, उन्हीं से ये n2 बटे n1 आ रहा है। तीनों माध्यमों के लिए करके देख लो तो ये मिलेगा, ये कोई नई चीज यहां नहीं कही जा रही है। इस तरीके से इसमें कोई नई चीज है ही नहीं है, सबसे आसान है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक, और साधारण न्यूमेरिकल है। चित्र अगर समझ गए हो तो अब जो है स्नेल के नियम, जो अपवर्तन का नियम है, उसी को आगे बढ़ा दो, तुम्हारा ये हल हो जाएगा, रास्ता ये दिखाता रहेगा। ठीक, तो स्नेल के नियम का ही प्रयोग करके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाला गया। स्नेल के नियम का ही प्रयोग करके यहां, अरे भाई है तो अपवर्तन की ही घटना, अपवर्तन की घटना में स्नेल का नियम जो अपवर्तन वाला है वही तो है, वही आगे काम बढ़ा देता है। ठीक, जैसे परावर्तन में परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, पूरी परावर्तन की घटना आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से समझाई गई थी और उसी से सब हो जाती है। इसी तरीके से अपवर्तन की घटनाओं में जो भी डेरिवेशन है वो स्नेल के नियम n बराबर साइन आई बटे साइन आर से आगे बढ़ जाता है, बस इतने समझ लो। तो अब जो है हम क्या कहेंगे, स्नेल के नियम से
स्नेल के नियम से, ठीक, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर n2 बटे n1, ठीक। तो इसको लिए क्यों करेंगे, पहले ये करो स्नेल के नियम में। भाई स्नेल का नियम पहले लिखो, क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर, ठीक। फिर इस n का मान क्या है, n2 बटे n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब यहां मामला यह है कि यदि आई और आर कोण बहुत छोटे हों, आपतन और अपवर्तन कोण छोटे हों, तो साइन आई बटे साइन आर ना लिख के आई बटे आर लिख के काम चल सकता है। यदि आई व आर छोटे हों तब क्या बनेगा, n2 बटे n1 बराबर आई बटे आर, ठीक। अब तिर्यक गुणा कर दो, थोड़ा साधारण हो जाए, तो इसलिए n1 आई बराबर n2 आर। अब हमको क्या करना है, n1 n2 को नहीं छेड़ना, पूरी डेरिवेशन में एकदम आखिरी में इनको बदला जाएगा। आई और आर का मान हमको अल्फा बीटा गामा के पदों में अब लाना है, इनको संबंधित कर देना है। एक बात देखो, यहां आता है त्रिभुज का बहिष्कोण, ये त्रिभुज हो गया, इसका बहिष्कोण बाहर का कोण ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, बहिष्कोण अंदर के दूर वाले ये और इन कोणों के योग के बराबर ये बाहर वाला कोण होता है। ये रेखा गणित का तुम्हारा नियम है। बहिष्कोण अंदर के दो दूर वाले त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अकेले द्विकोण के योग के बराबर होगा, लेकिन नजदीक वाला नहीं लिया जाएगा। यही यहां स्थिति है। क्या है, त्रिभुज ओ ए जेड में क्या होगा, ये एक कोण अल्फा है और एक कोण ये क्या है, आई है। इसका बहिष्कोण गामा है, ठीक। तो गामा अल्फा और आई के योग के बराबर हुआ अकेले। फिर देखो त्रिभुज आई ए जेड, त्रिभुज वही समकोण लिया जाएगा। बीटा और ये आर अपवर्तन कोण, ठीक। तो क्या होगा, इनके बराबर अकेले फिर गामा हुआ। इस तरीके से पहले वाले संबंध में आई आ गया, दूसरे वाले संबंध में आर आ गया। यहां तक त्रिभुज ना लो, यही ओ ए क्या सी, तो अल्फा और आई गामा से संबंध हुआ बहिष्कोण का। और फिर त्रिभुज आई ए सी है, तो बीटा और आर का अपवर्तन कोण का संबंध फिर गामा से हुआ। कहने मतलब गामा दोनों आई और आर से बारी बारी से संबंधित हो रहा है। इस तरीके से त्रिभुजों में आई आर अल्फा बीटा गामा आपस में संबंधित हो गए। अब क्या होगा, अल्फा के द्वारा आई का मान अल्फा बीटा गामा के द्वारा, आर का मान अल्फा बीटा गामा के द्वारा हम निकाल लेंगे। अब यहां लिखा जाए, अब त्रिभुज
ओ ए क्या सी, ओ ए सी में, ठीक। गामा बराबर अल्फा प्लस क्या आई, तथा त्रिभुज आई ए सी में, आई ए सी में क्या हुआ, गामा बराबर बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, ठीक। इसलिए यहां क्या किया जाए, आई बराबर गामा माइनस अल्फा, इसलिए आई बराबर गामा माइनस अल्फा, तथा यहां आर का मान निकाल लो, आर बराबर गामा माइनस हो गया बीटा। ये अब ये मान मिल गए। अब जो है ये समीकरण क्या यहां एक कर दो, जगह थोड़ी भाई कम पड़ती है। अब ये समीकरण एक है, तो रेड से हमने लिख दिया। समीकरण एक में क्या करें, अब समीकरण एक में हम आई और आर का मान रख दें। समीकरण एक में आई व आर का मान, ठीक, मान रख दें। अब मान रखेंगे तो क्या हुआ, n1 आई है तो आई की जगह क्या है, गामा माइनस अल्फा, बराबर n2 आर की जगह क्या है, बराबर गामा माइनस बीटा, ठीक। अब ये मान रखे जाएं, मान रख दिया गया। इनको खोल दो, क्योंकि सबके साथ अब ये क्या हुआ, n1 आई का मान हो गया बराबर n2, ये ब्रैकेट में रहेगा भाई, ये ब्रैकेट खोल दो, या क्या हुआ n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, ठीक। अब इसमें सरलीकरण में क्या है कि ये गामा दो जगह है, ठीक, तो इनको सेट कर दो। अब क्या हुआ, n1 गामा माइनस n2 गामा बराबर, ये माइनस गया इधर, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। यहां गामा कॉमन ले लो, गामा कॉमन, तो क्या बचा, n2 माइनस नहीं n1 माइनस n2, ठीक, बराबर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। यहां तक हम आ गए, कोई ऐसी बात नहीं, आई और आर के मान ही तो रख रहे हैं, सरलीकरण किए, क्योंकि गामा दो जगह आ गया है, इसलिए गामा वाले पद इकट्ठा करके उसमें गामा कॉमन ले लिया गया। अब जो है जब ये स्थिति आ गई तो आगे यदि अल्फा बीटा व गामा छोटे कोण हों
तब क्या होगा, जेड पी, तब बिंदु जेड पी के निकट होगा। जेड जो है पी के निकट होगा। तो जब ओजेड लेंगे तो ओजेड ओपी के बराबर हो जाएगा, और फिर हर त्रिभुज में जेड पी के बराबर माना जाएगा। तो दूरियां पी से सब मान ली जाएंगी, आर भी, बी भी और यू भी। ठीक, यही एक चीज है थोड़ी सी। तो अब जो है क्या, कोण छोटे हों तब बिंदु जेड पी के निकट होगा, और हम लिख सकते हैं tan अल्फा, tan अल्फा क्या बना, tan अल्फा बराबर, अब निकालो, tan अल्फा बराबर ये ओ ए जेड त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग हो रहा है। तो लंब क्या हुआ, ए जेड बटे ओपी। तो ए जेड बटे ओपी, और अब इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे कि ए जेड, तो ए जेड ही रहेगा, ए जेड ओपी क्या हुआ, अब अपने मान में आ रहे हैं, ओपी का मतलब यू, और ये माइनस यू चिन्ह सहित। ठीक, tan बीटा बराबर ए जेड बटे इस त्रिभुज में आई ए जेड में, तो क्या हुआ, ये बी आ रहा है, तो ये माइनस बी, और tan गामा बराबर क्या आएगा, यहां ए जेड बटे क्या आ जाएगा इस त्रिभुज में, माइनस आर। ये तीनों मान हमारे पास आ गए। तो ये अल्फा बीटा गामा, अब ये हम इसको अल्फा भी मान सकते हैं, या अल्फा बराबर ए जेड बटे माइनस यू, और बीटा बराबर ए जेड बटे माइनस बी, और गामा बराबर ए जेड बटे माइनस आर। जब छोटे होते हैं तो वो अल्फा बीटा गामा। देखो एक चीज जान लो, यहां साइन भी छोटा करके हटाया गया था स्नेल वाले नियम में, और यहां समकोण त्रिभुजों में जब tan का प्रयोग किया गया तो लिखा तो गया, लेकिन वो कोण छोटे हैं इसलिए फिर tan गायब कर दिया गया। तो अब जो है हमारे पास ये समीकरण एक था, ये समीकरण 2 कर दो भाई, नहीं तो खो जाता है उसी में। समीकरण 2, अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब समीकरण 2 में मान किसका, अल्फा का, बीटा का, गामा का। अल्फा बीटा गामा है, तो गामा का मान क्या हुआ, ए जेड बटे माइनस आर, तो ए जेड बटे माइनस आर, इसमें क्या हो गया, तो गामा का मान क्या निकला, ए जेड, ए यहां दूसरे कलर से
ए जेड बटे माइनस आर ब्रैकेट में क्या बना n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 बराबर यहाँ n1 अल्फा का मान ए जेड बटे माइनस यू, ए जेड बटे माइनस यू, और फिर ये अल्फा का हो गया हाँ छूटने ना पाए भाई, माइनस n2 और बीटा का मान है ए जेड बटे माइनस बी, ए जेड बटे माइनस बी। यहां देखो ए जेड तीनों जगह है बराबर के दोनों तरफ, ये कट गया, माइनस तीनों जगह है नीचे हर में, माइनस भी खत्म कर दो, ये बन गया क्या n1 माइनस n2 बटे आर बराबर ये क्या बना n1 बटे यू माइनस n2 बटे बी। ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब देखो क्या स्थिति बन रही है, यू बी आर सब आ गए। ठीक, अब अगर n1 से भाग दे दें इसमें तो मनमाफी चीज मिल जाएगी। n1 से भाग देंगे तो n1 बटे n1 यहां देखो तो कट गया, 1 बटे यू आ गया, 1 बटे यू। ठीक, n2 है तो n2 बटे n1 करेंगे तो विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक यहां आपसी जोड़ी में ये हो जाएगा n बटे b। ठीक, और यहां n1 बटे n1 तो 1 आ गया, n2 बटे n1 तो फिर n आ गया। अब क्या करें हम, अब n1 से दोनों पक्षों में भाग। ठीक, स्थान कम है तो n1 बटे n1 माइनस n2 बटे n1 बटे कैपिटल R बराबर यहाँ क्या हुआ n1 बटे u माइनस n2 बटे n1 बटे b। अब जगह यहां कम है थोड़ी सी, यहां बढ़ा रहे हैं। यहां रिजल्ट क्या निकलने जा रहा है, ये n1 बटे n1 तो 1 माइनस n, तो 1 माइनस n बटे r बराबर यहां क्या हुआ n बटे नहीं 1 बटे 1 आया भाई, 1 बटे u माइनस यहां क्या हुआ n बटे b। अब ऋण से गुणा अगर ऊपर कर दिया जाए, ठीक, ऋण से गुणा आ गया है पूरा, इस पर भी कर सकते हो, लेकिन गुणा कर दिया जाए तो एकदम वही आ जाए। क्या हुआ, ये बन जाएगा ये ऋण ये धन, तो n बटे b माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटे r। ठीक, ये आके रिजल्ट आ गया। बार बार हम बताए हैं कि जो भी डेरिवेशन करना हो वो डेरिवेशन के पहले सूत्र लिख लिया करो, उससे एक बार मिलान कर लिया करो, क्या हमको शुरू में करना है, क्या गायब करना है, क्या लाना है, ये बताता रहता है। ठीक, जैसे n1 से भाग देने वाली बात यही देख के करेंगे कि हमको n लाना है, n1 n2 गायब करना है, तो n1 से भाग दे रहे हैं तो n1 बटे n1 होगा तो 1 हो जाएगा, n2 बटे n1 होगा तो इस विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो जाएगा, उसी में n1 n2 का सफाया हो गया। ठीक, तो एक बार 2 बार पढ़ोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा।